नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मिलेंगी दुनिया की 3 बड़ी खबरें और जो सबसे बड़ी खबर हमने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है, एक तरफ खामनेई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में एक बार फिर से जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव बढ़ने की वजह क्या है और खामनेई साहब के फिनरल की का जो आज जो 7 तारीख है, आज कुम शहर में क्या हो रहा है वो डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरी खबर बड़ी जो है वो हमने ली है, चीन ने एक मिसाइल परीक्षण किया है और इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में एक तरह का हड़कंप मच गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कई देशों ने इसे लेकर के गहरी चिंता जाहिर की है। ये मिसाइल परीक्षण के टाइमिंग को लेकर के भी बहुत सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं, चूँकि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच एक तरह से जंग जैसे हालात हैं और इस बीच जिस तरह की मिसाइल का परीक्षण चाइना ने किया है उसे लेकर के इस वक्त अच्छी खासी हलचल देखी जा रही है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर जो हमने आपके लिए चुनी है वो है, नाटो की शिखर बैठक होनी है, नाटो का सम्मेलन होना है, लेकिन उससे पहले यूरोप में इस वक्त इस बात पर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा की जा रही है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पिछले वक्त में हमने देखा कि नाटो को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने किस किस तरह की बातें की और यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि कब तक हम तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा उठाते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। और इसके बाद ये बहस इस वक्त उन देशों में बहुत तेज़ी से हो रही है। इन तीनों खबरों को डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात जरा कर लेते हैं सैयद अली खामनेई के फिनरल प्रोग्राम की। कुल 7 दिनों का वक्त तय किया गया है राजकीय शोक के लिए। 3 तारीख से प्रोग्राम शुरू हुए और आज 7 जुलाई है। आज जो पार्थिव शरीर है सैयद अली खामनेई का वो कुम शहर ले जाया गया है। कुम शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है ईरान का और वहाँ पर आज प्रोसेशन निकाला जा रहा है। आम लोगों के लिए जो दर्शन के लिए पार्थिव शरीर जो है वो वहाँ पर रखा गया है और प्रोसेशन भी वहाँ पर निकाला जा रहा है। इससे पहले क्या क्या वो भी ज़रा डिटेल आप जान लीजिए। 3 तारीख पहला दिन था जब विदेशी मेहमान जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स पहुँचे और उन सब ने जा कर के बारी बारी से श्रद्धांजलि दी सैयद अली खामनेई को। पूर्व सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको, जिसमें भारत की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल गया था और इसके अलावा विपक्ष की तरफ से भी कई सारे लोग गए थे। अब इसमें भी इसको जो है दुनिया बहुत गौर से देख रही है कि इस तरह का जनाजा दुनिया ने कभी नहीं देखा, जब इतना बड़े लेवल पर प्रोग्राम हो, सिर्फ एक देश के नहीं, अंदर 2 देशों के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा हो और कई शहरों के अंदर अलग अलग दिनों के अंदर ये प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। वजह इसकी ये है कि एक 1989 की कुछ याद, जो पहले सुप्रीम लीडर रहे ईरान के, उनके फिनरल प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसकी कड़वी यादों की वजह से इस बार इस प्रोग्राम को इतना लंबा रखा गया ताकि हर कोई जो है इस फिनरल के प्रोग्राम में ख़ुद को शामिल कर पाए और किसी तरह की आपाधापी जैसी सिचुएशन ना पैदा हो। खोमेनी साहब का फिनरल जब हुआ था 89 में, उस वक्त वहाँ पर भगदड़ मची थी, कई लोगों की जानें गई थीं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके का इंतज़ाम देखा जा रहा है और जो प्रोग्राम है उसको डिसेंट्रलाइज़ किया गया ताकि किसी एक जगह पर भीड़ को बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरह के बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए गए, शहरों के जो आउटर एरियाज़ हैं वहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, तमाम जो मसाजिदें हैं, इमाम बाड़े हैं या फिर जो कम्युनिटी सेंटर है, सबके दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐसे वक्त पे जब इस तरह की भीड़ कहीं होती है तो होटल्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ ठहरने के इंतज़ामात होते हैं, वो एक तरह की कमाई का ज़रिया इसे मानते हैं। लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त लोगों के लिए फ्री में ठहरने, रहने, खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ की आवाम खुद कर रही है। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि सैयद अली खामनेई की शहादत ने ईरान को एक बार फिर से कंसोलिडेट कर दिया है। जो थोड़ा बहुत बिखराव कहीं था वो एक बार फिर से यूनाइट कर दिया है और ये पूरा प्रोग्राम शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, उसके राजनीतिक असर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है। वो बड़ी घटना क्या है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि हॉर्मूज़ में दो शिप्स को, 2 कॉर्पोरेट शिप को जो है वो ईरान ने टारगेट किया है। हालांकि ईरान ने अभी तक इस पर आधिकारिक इसको लेकर के कोई बयान जारी नहीं किया, उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन उस पर यह इल्ज़ाम है कि एक LNG टैंकर में आग लगी है, कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान के हमले के बाद 2 वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले की बात कही जा रही है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी ने
प्रोजेक्टाइल्स की टैंकर से टकराने की बात कही है। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना के बाद जाहिर सी बात है जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट के जो रेट्स थे, जो उनकी कीमतें थी, वो जो डाउन आ रही थी, उसके एक बार फिर से उछाल मारने की लोगों को आशंका सता रही है। और जिस तरीके से अमेरिका ने इसको लेकर के ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने जब इस तरह से एक जहाज़ को निशाना बनाया था तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये कि अभी हालात काबू में हैं, लेकिन इसे लेकर के अमेरिका ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इसमें जो एक बात और है, जो सैयद अली ख़ामनेई का फनरल है वो 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का कुल 7 दिनों का प्रोग्राम है। और आज 7 तारीख है, आज कुम में जो है वो प्रोसेशन निकाला जा रहा है। कल 8 जुलाई को ईरान से पार्थिव शरीर को इराक़ के शहर नजफ़ ले जाया जाएगा, फिर इराक़ के शहर करबला ले जाया जाएगा और उसके बाद 9 तारीख को उनका पार्थिव शरीर लौटेगा ईरान और फिर मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब उन्हें दफनाया जाएगा। और इस तरह से फनरल प्रोग्राम जो है, जो राजकीय शोक का पूरा जो 1 हफ्ते का प्रोग्राम था, वो ख़त्म होगा। लेकिन इस बीच मध्य पूर्व में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। अगली बड़ी खबर, चीन ने एक परमाणु परीक्षण किया है। इस परमाणु परीक्षण को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा इस वक्त बरपा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त प्रशांत महासागर के उस इलाके पर हैं जहां पर परमाणु सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण चीन ने किया है और इसे लॉन्च किया गया है एक पनडुब्बी के ज़रिए, एक न्यूक्लियर सबमरीन के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर सबमरीन के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया। इस वजह से और ज़्यादा जो है दुनिया इस वक्त चिंता कर रही है और वो तमाम देश जिसकी एक तरीके से प्रतिद्वंदी जिन्हें माना जाता है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इस होड़ में इसमें और होड़ बढ़ सकती है आने वाले वक्त में, ऐसा कहा जा रहा है। अब चीन ने कहा है कि मिसाइल में असली परमाणु हथियार नहीं था, बल्कि एक डमी वॉरहेड फिट किया गया था और ये एक नियमित रेगुलर आर्मी की प्रैक्टिस का एक हिस्सा था, चीन की तरफ से ये कहा गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, आखिर दुनिया भर के लोग इस पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये साधारण मिसाइल परीक्षण दरअसल था ही नहीं, ये एक बहुत ख़ास किस्म का परीक्षण था जिस परमाणु पनडुब्बी से इस मिसाइल को छोड़ा गया वो रणनीतिक स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसका यहाँ पर टेस्ट चाइना ने किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की JL-3 कैटेगरी की ये मिसाइल हो सकती है। अभी चाइना ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसने किस मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया है और ये मिसाइल हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है और अपने टारगेट को अचीव करने में, अपने टारगेट को तबाह कर लेने में सक्षम है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है JL-3, ये चीन से प्रशांत महासागर से अमेरिका तक पहुँचने में सक्षम है, वहाँ तक इसकी मारक क्षमता है। अब देखिए, पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलें किसी भी देश की दूसरी जवाबी परमाणु क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। इसमें चूंकि सबमरीन का इस्तेमाल किया गया, न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ज़्यादा इसको लेकर के अलग अलग देशों ने चिंता जाहिर की है। अब वो कौन से देश हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की, वो भी जान लीजिए। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ताइवान जैसे देश हैं। ताइवान का तो चिंतित होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे क्षेत्र को अस्थिर करने वाला एक कदम बताया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी मिसाइल वास्तविक हथियार के साथ इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसी भी इलाके को कर सकती है और ये पूरे क्षेत्रीय, पूरे रीजन को अस्थिर कर सकती है, इनस्टेबल कर सकती है। इसीलिए इसे लेकर के काफ़ी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। अच्छा, अब टाइमिंग को लेकर के भी बात हो रही है। अब ये ऐसे वक्त पे ये परीक्षण हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने एक नया समझौता किया है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि चीन ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रशांत क्षेत्र में उसकी जो ताकत है वो लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है। हालांकि चीन की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया। चीन ने कहा कि ये किसी भी देश को निशाना बनाने के मकसद से नहीं किया गया, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा थी। और बीजिंग की तरफ से ये भी कहा गया कि इसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके दुनिया पेश कर रही है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी इसको लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं, उन देशों से कहा गया
कि पहले ही हमने उन तमाम देशों को सूचित कर दिया था जो भी आसपास की कंट्रीज़ थीं इस टेस्ट को करने से पहले। अच्छा, अब दुनिया के लिए इस टेस्ट का क्या मायने हैं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, चीन की जो परमाणु और नौसैनिक ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। न्यूक्लियर सबमरीन से इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया। अमेरिका और चीन के बीच जो एक रणनीतिक कंपटीशन चल रहा है, एक कौन दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसकी लेकर के जो प्रतिस्पर्धा चल रही है ये और बढ़ सकती है। प्रशांत क्षेत्र के छोटे देशों पर इसका दबाव बढ़ सकता है, जैसे ताइवान, वो काफ़ी दबाव में आ सकता है। अमेरिका या चीन में किसके साथ खड़े हों, अब इसकी भी एक होड़ दुनिया भर में चल रही है। एक होड़ चल रही है डॉलर और युआन को लेकर के, वो सब हम देख ही रहे। अगली जो नाटो की बैठक होने वाली है उसमें भी इंडो पैसिफिक सुरक्षा चर्चाओं को अहम मुख्यता से उसको जगह मिल सकती है। तो चलिए, ये एक बड़ा कदम, एक बड़ा टेस्ट चीन की तरफ से किया गया है और इसे लेकर के दुनिया भर के देश, वो देश जो चाइना को एक प्रतिस्पर्धी देश के तौर पर देखते हैं, जाहिर है वो चिंता में है। और हालांकि चाइना इसे एक रेगुलर प्रैक्टिस, अपनी एक रेगुलर ड्रिल बता रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नाटो का शिखर सम्मेलन होना है और इसके लिए 7 और 8 जुलाई का दिन तय हुआ है। लेकिन उससे पहले ही यूरोपियन कंट्रीज़ इस बात को लेकर के बहस कर रही हैं कि वो नाटो की सुरक्षा के पर कब तक निर्भर रहेंगे, उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी सुरक्षा के एतबार से कितनी बढ़ानी चाहिए और वो इस पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो 7 जुलाई को जो है वो तमाम दुनिया के जो नेटो कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद सिक्योरिटी फोरम, फिर द्विपक्षीय बैठकें और कई सारी अहम बैठकों का दौर है। फिर 8 जुलाई को ख़ास तौर से यूक्रेन का जो इशू है वो डिस्कस किया जाएगा और एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ जारी की जाएगी नेटो कंट्रीज़ की तरफ से कि इन 7 और 8 तारीख को क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और क्या निकला इस वार्षिक शिखर सम्मेलन के ख़त्म होने के बाद। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाएगी। अच्छा, अब यूरोप में इन दिनों इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि अपनी सुरक्षा को लेकर के किस तरह से कदम उठाए जाएं, अमेरिका पर कम से कम निर्भरता कैसे की जाए, ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस बार की जो बैठक होनी है उस बैठक में ये भी मुख्य एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा जो और मुख्य जो दूसरे एजेंडे हैं वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहस काफ़ी तेज़ इस वक्त हो रही है और इसकी वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो कई सालों से चल रहा है और इसके ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि पुतिन की भी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, ज़ेलेंस्की की भी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अब रूस और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म होने के बहुत करीब आ चुका है। बहरहाल, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बार बार अभी हाल के वक्त में जिस तरीके से नेटो को लताड़ते रहे, नेटो कंट्रीज़ को लताड़ते रहे, यूरोपियन कंट्रीज़ को खूब खरी खोटी उन्होंने सुनाई है। उसके बाद इस बात की आशंका अब ज़्यादा बढ़ रही है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आत्मनिर्भर यूरोप का एक नारा वहाँ भी इस वक्त दिया जा रहा है। इसका क्या ये मतलब है कि वो नेटो से अलग होना चाहते हैं या फिर नेटो के साथ ही मिलजुल करके भी अपनी अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं? मुख्य बात उसमें यह है कि रक्षा बजट सारी कंट्रीज़ अपना बढ़ाएंगी, ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना के बगैर भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। नेटो बैठक में इन पर भी चर्चा होगी। रक्षा का जो खर्च है वो कैसे बढ़ाया जाए, यूक्रेन और रशिया के बीच जो सैन्य संघर्ष चल रहा है उसमें यूक्रेन को कैसे सहायता को जारी रखा जाए और रूस की वजह से जिस तरह के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं उस पूरे रीजन में उसको कैसे काउंटर किया जाए और यूरोपीय रक्षा उद्योग का विस्तार कैसे हो, यूरोप का जो कारोबार है उसको कैसे और आगे की तरफ बढ़ाया जाए, साइबर सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजीज़, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर नेटो की बैठक में डिस्कशन होने वाला है। लेकिन सबसे जो बड़ा इसमें मुद्दा है वो यही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ कैसे सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगी। तो हमने ये 3 बड़ी खबरें आपके लिए चुनी थी। एक तरफ खामनेई साहब का फ्यूनरल चल रहा है, आज 7 जुलाई है, आज कुम में प्रोसेशन चल रहा है। अभी 9 तारीख को उनका मशहद में अंतिम संस्कार होना है, उनको दफनाया जाएगा 9 तारीख को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब। लेकिन इस बीच मध्य पूर्व में टेंशन भी काफ़ी बढ़ी हुई है। दूसरी बड़ी खबर हमने आपको बताई, चीन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये एक न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की गई। इसे लेकर के कई देशों में चिंता देखी जा रही है और नेटो के आने वाले शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय देश सुरक्षा के एतबार से
आत्मनिर्भर होने की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा आप और कौन सी खबरें देखना चाहते हैं इंडिया टीवी पर, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।